अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए एक केस प्रिपेयर किया है। केस नंबर 55 हुआ ये, तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये केस जो है ना, मैंने मतलब ये कि मैंने कभी देखा नहीं कि इम्तिहान में पूछा हो, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि इम्तिहान ही पास करना है तो आपको ये आना चाहिए, तो वैसे ही आपको ये आना चाहिए। अगर इम्तिहान में नहीं भी पूछ रहे हैं तो इतना मतलब एक मैंने अफसोसनाक वाक़या सुना है इस डिज़ीज़ से, किसी एडल्ट पर्सन का जो है ना इंतकाल हो गया। तो उनसे मैंने हिस्ट्री लेके ना ये केस बनाया है, इसलिए कि हम लोग इतनी अफसोसनाक मतलब ये है ना। अब देखें आप हिस्ट्री। A 69-year-old man who was a known diabetic since 20 years presented with complaints of difficulty in opening his mouth since 4 days. He also complained of tightness and cramping over his shoulders and neck. Initially, he was taking food with little opening of his mouth, but since one day he could not drink even a drop of water. There was no lesion in his oral cavity or throat. On examination, his blood pressure was 130 by 80 millimeter of mercury, pulse was 90 per minute, respiratory rate was 28 per minute, and temperature was normal. His cardiovascular examination was normal and he had harsh vesicular breathing. His abdomen was hard and arched. He was mentally clear. His left foot had an ulcerated wound exuding pus, which he didn't complain about. According to the patient, this wound was painless and present since 1 month. His hemoglobin was 14 milligram per deciliter, TLC count was raised 17,000, and platelets were normal 2,69,000. His RBS was 290 milligram per deciliter, that was raised. Urea, creatinine were normal, and so do electrolytes. His urine DR showed glycosuria, but ketones were negative. ठीक है, तो आपने ये हिस्ट्री सुनी। अब ये 69 ईयर ओल्ड डायबिटिक है जिसको 20 साल से डायबिटीज़ थी, ठीक है, और उसको एक एक्यूट इलनेस हो गई। क्या हुआ है उसको कि डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग हिज माउथ सिंस 4 डेज सिर्फ, ठीक है, और उसको डिस्फेजर शुरू हो गया और टाइटनेस, एकिंग उसको शोल्डर और बैक में शुरू हो गई, ठीक है, और इतनी ओपनिंग हो ही नहीं थी उसके मुंह की कि वो कुछ ले सकता, और कोई मतलब ओरल कैविटी में कोई लीजन नहीं था, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन में जो है ना बाकी चीज़ें तो सही हैं, टीएलसी एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ उसके एब्डोमेन हार्ड हुई हुई है और आर्च्ड हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, और टीएलसी जो है ना, टीएलसी रेज्ड है 17,000, और उसको एक फुट में जो है ना, लेफ़्ट फुट में उसके एक पस एक्सूडिंग वूंड था, ठीक है, और पेशेंट को वो पेनलेस था, तो पेशेंट ने उसकी कंप्लेंट की ही नहीं कभी, पता नहीं महीने से था उसको, ठीक है, और यानी डायबिटिक फुट था वो, और न्यूरोपैथी की वजह से उसको पेन नहीं था तो वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं, ठीक है। और ग्लाइकोसूरिया हो रहा है, ज़ाहिर बात है कि इतनी उसकी शुगर बढ़ी हुई है, और कीटो एसिडोसिस नहीं था उसको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, क्योंकि मुझे ना जिनका यह वाक़या उन्होंने बताया कि वो पहले ऐसे ही जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया, ठीक है, और उनका मुंह नहीं खुल रहा और खाने में तकलीफ़ है, पीछे सब दर्द हो रहा है और बिल्कुल टाइट हो रहा है, तो उसको यानी एमबीबीएस डॉक्टर को अब नहीं समझ में आया, बताएं ज़रा मुझे। और उसने बस ऐसे ही उसने कहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, उसने कुछ दवाइयाँ पेन किलर्स और ये वो दे दिए, दूसरा दिन गुजर गया, फिर किसी डॉक्टर के पास गया, उसको नहीं समझ में आया। उफ खुदाया, फिर वो ज़ाहिरी बात है जब इतनी बुरी हालत हो गई तो वो इमरजेंसी में लेके गए, तो कोई हॉस्पिटल ले ही नहीं रहा था। फिर जो है उन्होंने कहा भाई इसको जो है वो बड़े अस्पताल ले जाएं आप। अब ये जो है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रेलेवेंट हिस्ट्री वो दे रहा है कि उसके लॉक जॉ हुआ है, उसको जो है वो टाइटनेस हो रही है, तो टेटनस आपके दिमाग में नहीं आ रहा क्या, और मुंह में कुछ उसके लीजन नहीं है, जस्ट इमेजिन। और 4 दिन इसी तरह भागते दौड़ते गुजर गए, फिर 5वें दिन जब उनको लेके गए तो ज़ाहिरी बात है वो तो इतनी रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका था उनको, तो सारी मसल्स स्पाज़म और फेरेंजियल मसल्स, लेरेंजियल मसल्स,
वेंटिलेटरी मसल्स, तो आप मुझे बताएं अल्लाह, एंड दैट पेशेंट डाइड। और मुझे ये है कि मतलब यकीन करें कि हम जब, मेरा ख्याल में जब मैं 3rd ईयर MBBS कर रही थी तो उस वक्त हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं ना, तो टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो उसमें स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग भी पड़ी थी, तो वो बिल्कुल टेटनस की तरह ही होता है। उसमें भी स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है। तो उस वजह से पता है कि लॉक जॉ 2 चीज़ों में हो सकता है, ट्रिस्मस जिसे कहते हैं। लेकिन कुछ ना देखना और वूंड नहीं आप देख रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि टेटनस हो गया होगा उसको। अल्लाह, तो मैंने सोचा कि मैं ये बताऊँ आप लोग को कि खुदाया अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो रेफ़र कर दे, वो ये ना करे कि नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा और मैं ये दवा दे रहा हूँ और ये वो है। भाई आप रेफ़र करें ना, टर्शरी केयर में भेज दें। मतलब हम लोग तो खुद टर्शरी केयर में काम कर रहे हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको चाहिए। तो अपना टेटनस की डायग्नोसिस क्लिनिकल ही होती है, ठीक है, उसमें कोई आप टेस्ट तो नहीं कराते ना। लेकिन ये कि आप पस जो है, अगर वूंड है उसको, पेशेंट को, तो उसको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई उसमें हो सकते हैं, तो आप कल्चर के लिए भेज सकते हैं। लेकिन कल्चर के लिए भेज दिया तो आप इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना, आप शुरू कर देंगे अपनी। और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेवल देख सकते हैं आप उस पेशेंट के। अगर वो 0.1 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा होना, तो फिर वो प्रोटेक्टिव है, उसको टेटनस फिर नहीं होगा, कुछ और होगा। अगर इससे कम हो तो फिर टेटनस ही होगा, लेकिन कोई करवाया नहीं जाते ये लेवल्स, ठीक है। कौन करवाएगा, मतलब एकेडमिक पर्पस के लिए करवा लें तो करवा लें, और अगर आपने भेज भी दिया है तो आप भेज दीजिए भले, और ट्रीट तो आपने उसी दम करना है ना जब पेशेंट आया। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस यूँ हुई कि उस पेशेंट को है, या तो हिस्ट्री ऑफ इंजरी होती है, मतलब सड़क में गिर गए, RT है, कुछ है, एब्रेजन हो गया, तो जो मिट्टी है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके स्पोर्स टेटनस के ना दुनिया भर में है, ठीक है। और वो अगर कोई ऐसा वूंड है, पेशेंट गिरा नहीं, कोई चोट नहीं लगी उसको, लेकिन उसको वूंड हुआ है, तो भी जो है ना हमें डायबिटिक फुट में भी जो टेटनस टॉक्साइड का, इसको एक वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। और पेन उसको था नहीं उस पेशेंट को, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई हुई थी उसको। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जो पस है उसमें एनएरोबिक एनवायरनमेंट हो गई ना, तो अब जो इसके स्पोर्स हैं वो सॉइल में होते हैं, और बहुत सारे एनिमल के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी होते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं, और वो फीकल रूट से वापस सॉइल में आते रहते हैं। तो वो जो है ना फिर मतलब जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैसिलस है ग्राम नेगेटिव, वो स्पोर्स एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ना फ्लरिश करने लगते हैं। तो जितनी भी वूंड ख़राब होगी उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि टेटनस हो जाएगा, ठीक है। तो टेटनस टॉक्सॉइड उनको नहीं लगा था, क्योंकि वो गए ही नहीं कभी अपना, मतलब वूंड दिखाने भी नहीं गए, इसलिए कि उनको कोई दर्द नहीं था। अच्छा, एक्यूट इलनेस है टेटनस, जिसमें स्केलेटल मसल का स्पाज्म होने लगता है। स्पाज्म ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना पेनफुल, और जो हम स्केलेटल मसल में नर्व जा रही हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स, तो ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी होता है, ठीक है। और पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन एक बनाता है ये बैसिलस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, जिसको कहते हैं टेटनोस्पाज्मीन, ठीक है। और कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है ना ये वैक्सीनेशन से, कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, सोचें आप। और क्लिनिकल ग्राउंड में ही डायग्नोसिस होगी। CDC जो है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, वो डिफ़ाइन करता है कि एन एक्यूट इलनेस विद मसल स्पाज्म और डिस्टोनिया, हाइपरटोनिया इन द एब्सेंस ऑफ मोर लाइकली डायग्नोसिस, और कोई डायग्नोसिस नहीं है आपकी अगर, तो फिर टेटनस है। और हमको फिर ये भी पता होना चाहिए कि न्यूनेटल टेटनस भी होता है, मैटरनल टेटनस भी है। तो WHO डिफाइंस न्यूनेटल टेटनस एज एन इलनेस अकरिंग इन अ चाइल्ड who has a normal ability to suck and cry in the first 2 days of life, but who lose this ability between 3 to 28 days of life and becomes rigid and has spasm. ये न्यूनेटल टेटनस है, ठीक है। 2 दिन वो ठीक था, फिर तीसरे से 28 दिन तक उसको रिजिड हो गया वो।
Maternal tetanus is defined by WHO as tetanus occurring during pregnancy or within 6 weeks after the conclusion of pregnancy. अब conclusion of pregnancy जैसे भी हो, मतलब लाइव बर्थ हो गई है, IUD हो गया है, मिस कैरेज है, अबॉर्शन है, जो भी है, कंक्लूजन ऑफ प्रेगनेंसी जब भी होगी, ठीक है। तो इटियोलॉजी मैंने आपको बताया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक स्पोर फॉर्मिंग रॉड होता है और बहुत रेजिलियंट होता है, हर तरह से सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। और स्पोर्स जो हैं उसके कैसे एंटर होते हैं, या तो एब्रेजन हो, बिल्कुल स्लाइड भी अगर एब्रेजन हो ना, सड़क पे गिर गए, चोट लग गई, एब्रेजन हो गया, ज़रूर टेटनस टॉक्सॉइड लगना चाहिए। तो एब्रेजन से जा सकता है या वूंड से जा सकता है, नहीं गिरे लेकिन वूंड है, अब जैसे ही डायबिटिक फुट था इनको, तो वूंड, और इन केसेस ऑफ न्यूनेट अम्बिलिकल स्टम्प से होता है, ठीक है। अगर सूटेबल एनवायरनमेंट यानी कि एनारोबिक एनवायरनमेंट मिल जाए तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये टॉक्सिन बनाते हैं, टेटनोस्पाज्मीन उसे कहते हैं, और ये एंटर हो जाती है नर्वस सिस्टम में और फिर ये डिज़ीज़ करती है, ठीक है। तो 20 to 30% केसेस में ना पंक्चर एंट्री वोंड कोई मिलता नहीं है। सुपरफिशियल एब्रेजन जो लिम्स में होना मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट में होती है, ठीक है। और जो डीपर वूंड हो, यानी कि अगर ओपन फ्रैक्चर है या अबॉर्शन हो गया है या ड्रग इंजेक्शन, स्पेशली जो हीरोइन सबक्यूटेनियसली जो लेते हैं ना, स्किन पॉपिंग उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ख़तरा होता है टेटनस का। तो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स में भी जो है ना टेटनस का ख़तरा होता है, ठीक है। और जो लोग 60 साल की उम्र के या उससे ज़्यादा हैं, जैसे ये पेशेंट था, तो उनमें ग्रेटर रिस्क होता है। और जो डायबिटिक भी हों, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस होता है इसका, इसलिए कि मतलब 10 साल के बाद अगर बचपन में सही वैक्सीनेशन हुई थी तो 10 साल के बाद उसके जो एंटीबॉडी लेवल है ना बहुत कम होने लगते हैं इस वजह से, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस जो है ना इसकी आप देखें ऐसी है कि ये एक्सोटॉक्सिन बनाता है जिसको कहते हैं टेटनोस्पाज्मीन, ठीक है। और वो जो है रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होती है उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इंट्रा एक्सोनली ये जाता है और मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। और फिर प्रोटीन जो है, यानी टॉक्सिन एक प्रोटीन है, तो वो उसकी ना क्लीवेज जब होती है तो हैवी चेन और लाइट चेन उसके निकल आते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो कार्बोक्सी टर्मिनल जो हैवी चेन का है ना, वो प्री साइनेप्टिक अल्फा मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जो है ना वो बाइंड कर जाता है, और इस बाइंडिंग से इंटरनलाइजेशन हो जाती है और ये न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। न्यूरॉन से मतलब इंट्राएक्सोनली ये रिट्रोग्रेड जाता है, यानी कि सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे ना ये क्या करता है कि जो गाबा है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमाइनोब्यूटरिक एसिड, गामा अमाइनोब्यूटरिक एसिड जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है इनहिबिटरी, तो उसको ही वो ब्लॉक कर देता है, यानी इनहिबिटरी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन। अल्फा मोटर न्यूरॉन तो सारे स्केलेटल मसल में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक्साइटेशन ही होती है। तो देयर इज़ इंक्रीज सर्कुलेटिंग, और उसके अलावा जो सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन लेवल है वो भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो है ना कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस हो रहे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या हुई इनिशियल, अब देख लें, मैनिफेस्टेशन इज़ ट्रिस्मस लॉक जॉ, ठीक है। मसल पेन, स्टिफनेस, बैक पेन, डिफ़िकल्टी इन swallowing as the disease progresses, muscle spasm develop, generalized muscle spasm may be very painful. Commonly the laryngeal muscles are involved early in or even in isolation, सिर्फ यही हो सकता है कि laryngeal muscles ही spasm में चले जाएं। There is life threatening, this is life threatening event as complete airway obstruction may ensue. Spasm of respiratory muscle result in respiratory failure. Without ventilatory support, respiratory failure is the most common cause of death in tetanus. Spasm is strong enough to cause tendon avulsions and even crushed fractures. Can you imagine? Rare है लेकिन इतना ज़्यादा strong contractions होते हैं कि
इवल्जन हो जाए टेंडन की या क्रश फ्रैक्चर, माय गॉड। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस जो है ना सेकेंड वीक में शुरू होता है अगर टेटनस का पेशेंट सर्वाइव करे। तो उसमें क्या होता है, डेथ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट से भी हो सकती है। उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इतना रैपिडली फ्लक्चुएट करता है, कभी बिल्कुल गिर जाता है, कभी बहुत हाई हो जाता है, और टैकीकार्डिया और होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टेसिस होता है, स्वेटिंग, इंक्रीज ट्रेकियल सिक्रीशन होती है, जो पहले ही सिक्रीशन भी ज़्यादा और मसल स्पाज्म भी, सोचें क्या हाल होगा। और एक्यूट ऑफ्टन हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ क्लिनिकल ही होती है, ठीक है। क्लिनिकल, मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो ट्रिस्मस की कंप्लेन कर रहे हैं, लॉक जॉ हुआ है उसका, भाई तो आप देखें उसके मुंह में कोई लीजन वीजन तो नहीं है, क्योंकि अगर ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन हो कुछ हो उसमें भी तो लॉक जॉ हो जाएगा ना, तो उसकी आप हिस्ट्री लें, ठीक है। नहीं है और सिर्फ यही हो रहा है तो बस समझ जाएं कि टेटनस हो रहा है। ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिलेड बाय लेबॉर्ट्री टेस्ट आर कंडक्टेड। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो बस भेज दीजिए और शुरू करेंगे, मतलब कल्चर ऑफ सी टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई वूंड से आप भेज दीजिए। सपोर्टिव एविडेंस है, आपको इतनी ज़रूरत तो नहीं है। एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, उसको करा के, मतलब एक 0.1 मैंने जब जैसे बताया इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा आ रहे हैं पर ml, तो टेटनस नहीं हो सकता, ठीक है। उससे कम आ रहे हैं तो टेटनस ही होगा, ठीक है। तो ये जनरली करे तो नहीं जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग है, धतूरा से जो निकलते हैं ना स्ट्रिक्नीन, वो, और डिस्टोनिक रिएक्शन ड्यू टू एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग रिएक्शन जो होते हैं वो, उसमें डिस्टोनिया हो रहे होते हैं ना। तो मतलब टेटनस में अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप ये रखें, अगर डिस्टोनिया की कोई और वजह नहीं है तो फिर टेटनस ही होगी। ट्रिस्मस कॉज्ड बाय ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस, तो आप उसको एक्सक्लूड करें। जो न्यूनेटल टेटनस होता है, हाइपोकैल्सीमिया और मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस, उसकी डिफरेंशियल होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? इफ़ पॉसिबल द एंट्री वुंड शुड बी आइडेंटिफाइड, cleaned and debrided of necrotic material to remove anaerobic foci of infection, prevent further toxin production, ठीक है, वहाँ से फिर टॉक्सिन ना प्रोड्यूस हो। और फिर मेट्रोनाइडाजोल 400 मिलीग्राम रेक्टली दे सकते हैं या 500 मिलीग्राम IV एवरी 6 आवर्स फॉर 7 days। ये प्रिफर्ड है, वैसे पेंसिलिन भी दिया जा सकता है 1 lakh to 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम पर डे, बट इट में एक्सेसरबेट स्पाज्म, तो इसलिए ये नहीं देते। जब भी दें तो मेट्रोनाइडाजोल दे दें। एंटीटॉक्सिन शुड बी गिवन अर्ली इन अटेम्प्ट टू डीएक्टिवेट एनी सर्कुलेटिंग टेटनस टॉक्सिन, प्रिवेंट इट्स अपटेक इनटू द नर्वस सिस्टम, जितनी भी है वो डीएक्टिवेट हो जाए ना। तो 2 प्रिपरेशंस आर अवेलेबल, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, उसको कहते हैं TIG, और दूसरी है एक्वाइन एंटीटॉक्सिन। तो जो ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन है, it is the treatment of choice and it is less likely to be associated with anaphylactic reactions, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं पुअर इकोनॉमिकली, तो सिंगल IM डोज ऑफ एक्वाइन एंटीटॉक्सिन उसमें दिया जाता है, लेकिन ये कि उसमें एनाफाइलैक्सिस के चांसेस होते हैं, तो पहले टेस्ट डोज देनी चाहिए। 500 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट इज़ गिवन, और एक पोर्शन जो है ना इसका वो वूंड के अराउंड इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे एक इंजेक्शन में पड़ा, थोड़ा सा इधर उधर दे दिया, फिर बाकी जो है वो आपने IM दे दिया पेशेंट को। ये टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की बात है। और एक्वाइन जो है ना लो इनकम कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। 10,000 20,000 यूनिट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली एज अ सिंगल डोज और एज डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। पहले तो आपने ये कर लिया। अभी देखा ये गया कि इंट्राथीकल इंजेक्शन अगर दे दें तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन का तो अच्छी आउटकम होती है। तो स्पाज्म मतलब उसमें ना उस इंट्राथीकल भी दिया जा सकता है।
तो स्पाज़म्स जो हैं वो कंट्रोल हैवी सिडेशन से होंगे, बेंजोडाइज़ेपिन से या क्लोरप्रोमाज़ीन एंड फिनोबार्बिटॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। आईवी मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, लेकिन ये मसल रिलैक्सेंट तो है, लेकिन आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी सप्रेशन कर देता है, जो पहले ही रेस्पिरेटरी सप्रेशन उसमें हो रहा है। विदाउट वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं किया जा सकता ना, फिर बहुत ही मुश्किल है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है इसमें। अच्छा, अगर वेंटिलेटर इक्विपमेंट है तो सीवियर स्पाज़म आर बेस्ट कंट्रोल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिडेटिव और मैग्नीशियम सल्फेट, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दैट अलाउ टाइट्रेशन अगेंस्ट स्पाज़म इंटेंसिटी। तो इन्फ्यूजन ऑफ प्रोपोफॉल सक्सेसफुली कंट्रोल स्पाज़म एंड प्रोवाइड सिडेशन। तो मतलब ये कि कितनी ज़्यादा आईसीयू मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो सिक्योर एयरवे जो है ना वो सबसे ज़रूरी होता है टेटनस के पेशेंट का करना कि सिक्योर हो जाए। काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि लाइट और नॉइज़ जो है वो ट्रिगर करता है स्पाज़म को। ट्रेकियल सिक्रीशन इतनी हो रही होती हैं, फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ लैरेंजियल मसल, डिस्फेजिया ड्यू टू फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन भी बहुत मुश्किल होती है। तो पेशेंट्स जो है ना उनको they need ventilatory support for several weeks, ठीक है। तो thus tracheostomy is the usual method of securing the airway in severe tetanus। मैं जब कोमा केयर यूनिट में कर रही थी ना अपनी रेजिडेंसी, 3 महीने के लिए हम लोग जो जाते थे, तो वहाँ पे था एक पेशेंट, यंग पेशेंट था, उसको टेटनस हुआ था और वेंट पे था वो, तो उसको 2 हफ्ते हो गए थे, ठीक है। तो मतलब ये कि जैसे रेबीज़ है वो तो 100% फेटल होता है, तो टेटनस जो है वो अगर किसी खुशकिस्मत जो है वो बच जाए तो 4 to 6 वीक्स वेंट पे रहना पड़े, फिर उसके बाद हैं चांसेस उसके बचने के। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी जो है वो सीवियर होती है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। रैपिड फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर पल्स में आकर cardiovascular instability is improved by increasing sedation with IV magnesium sulfate, morphine, fentanyl और other sedatives. In addition, drugs चाहिए होती हैं CVS पे जो इफ़ेक्ट करें, एजमोलॉल और कैल्शियम एंटागोनिस्ट एंड आइनोट्रोप्स दे में बी रिक्वायर्ड, बट उसकी वजह से जो है हाइपोटेंशन और हाइपोटेंसिव कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, तो बहुत मुश्किल है उसको करना। कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट के क्या होते हैं? एक तो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, जो आप इतना सारा बेंजोडाइज़ेपिन वेंस में दिए जा रहे हैं। नंबर 2, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, जैसे मैंने बताया कि कितना अरसे तक 6 वीक्स तक रह सकता है पेशेंट। सेंट्रल लाइन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो प्रोफाइलैक्सिस दे ही देनी चाहिए और दी जाती है जो भी टेटनस का पेशेंट होता है उसको, ठीक है। और रिकवरी जो है ना वो टेटनस की 4 to 6 वीक्स। अगर सारी टॉक्सिन जो टेटनोस्पाज़मीन थी वो न्यूट्रलाइज कर दिया आपने इर्द गिर्द वूंड के, आपने टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कर दिया और फिर बाकी आपने इंट्रामस्कुलर दे दिया, तो और फिर उसके बाद जो है ना फुल, यानी कि ये तो आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन करी है ना। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो पैसिव इम्यूनाइज करेगी ना, तो एक्टिव तो नहीं करिए। अब उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो रहा है तो आप उसको प्राइमरी कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन करेंगे, जो होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि खुद बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो एज टेटनस टॉक्सिन इज़ पुअरली इम्यूनोजेनिक, ज़ाहिर बात है, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स फॉलोइंग नेचुरल इन्फेक्शन इज़ इनएडिक्वेट, तो आप उसको फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे टेटनस टॉक्सोइड से, ठीक है। अच्छा, कुछ जैसे इस पेशेंट में बहुत रैपिडली डेवलप हुआ, मतलब 4 दिन में जो है वो हो गया था ना, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेटनस इज़ एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिजीज़ एंड पुअरर आउटकम, ठीक है, जैसे इस पेशेंट के साथ हुआ है। माय गॉड। अच्छा, फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है प्रिवेंशन जो है वो, ये तो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ना, तो प्रिवेंशन कैसे होगी? वैक्सीनेशन, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो बच्चों में जो है DPT लग जाते हैं ना, ठीक है,
उसके डिप्थीरिया और पर्टूसिस के साथ टेटनस का लगता है। तो उसकी 3 डोजेज़ होती हैं जो WHO ने गाइड किया है। 3 डोजेज़ होती हैं, पहली 2 जो हैं 4 वीक्स अपार्ट होती हैं, फिर उसके बाद 4 to 7 ईयर में एक बूस्टर लगता है, फिर 12 to 15 ईयर्स में एक बूस्टर लगना चाहिए, पता नहीं यहाँ पे लगता है या नहीं लगता, और फिर उसके बाद एडल्टहुड में भी एक बूस्टर लगना चाहिए, ठीक है। और जो मैटरनल टेटनस है उसमें 2 डोजेज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगते हैं 4 वीक्स अपार्ट, और फिर उसके बाद डिलीवरी के 6 महीने के बाद, फिर उसके बाद सब्सीक्वेंट डिलीवरी में। और इससे जो है मैटरनल टेटनस और न्यूनेटल टेटनस बहुत सारे मुल्कों से तो ख़त्म हो चुका है ना, लेकिन ये कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें आप देखें मतलब एडल्ट्स में भी हो रहा है। वहाँ अमेरिका में जो है वो ज़ाहिर है एडल्ट में कहाँ होगा, वहाँ पे तो इतनी ज़बरदस्त उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं ना जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, वो जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे बस ये बेकार चीज़ है, इस तरह से वो नहीं करवाते ना जो लोग, तो फिर वहाँ पे भी होते हैं टेटनस के कुछ केसेस, रेयरली बट दे डू हैव। तो ये मैं ये सोची थी कि ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये कितना ज़रूरी है। आपके जो भी डायबिटिक फुट वाले पेशेंट हैं ना, प्लीज़ उनकी बहुत वोंड केयर अच्छी होनी चाहिए, और उनको ज़रूर टेटनस टॉक्सोइड का ये लगना चाहिए एक टीका, ठीक है। और जो भी लोग जिनको भी ज़रा सी भी इंजरी हो गई, सड़क में गिर गए और कितनी मिट्टी और धूल लग जाती है, उसमें स्पोर्स होते हैं भाई, बिल्कुल ऊपर एंटर हो जाते हैं उसमें से, तो इतना मामूली सी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ज़रूर टेटनस टॉक्सोइड लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये आप सबको कहूँगी कि आप लोग जो है ना, वैसे हमारे पास मतलब मेडिसिन में ये होता था। एक दफ़ा मैं पोस्ट इमरजेंसी मेरी ड्यूटी थी जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी, तो मुझे डॉक्टर जो रात में था ना, उसने जब ओवर देने लगा तो एक यंग सा लड़का था, और उसकी ओवर देते हुए उसने मुझे कहा कि इसको मेनिंजाइटिस है, और उसकी गर्दन ना यूँ थी बिल्कुल तकिया में वो बरो कर रहा था, और उसकी एब्डोमेन आर्च थी, ठीक है। मैंने कहा कि हैं मेनिंजाइटिस कैसे, कहने के नेक रिजिड है। मैंने कहा नेक रिजिड इस तरह होती है, मेनिंजाइटिस में ऐसे थोड़ी होता है पेशेंट, मतलब पेशेंट की तो भाई आप देखते हैं खुद करके कि नेक रिजिड है, जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है, ऐसे थोड़ी होता है पेशेंट मेनिंजाइटिस में। मैंने कहा लो ये तो टेटनस लग रहा है। अच्छा टेटनस का क्या है कि सर्जिकल यूनिट में जाता है ना टेटनस, वहाँ पे उनका आइसोलेशन वार्ड होता है जहाँ पे डार्क और रूम हो और नॉइज़ नहीं हो, लाइट नहीं हो, वहाँ रखते हैं ना। अदरवाइज़ पेशेंट को जो है वो स्पाज़म होने लगते हैं ना, तो अगर गलत, आपको भी खुद भी पता होगा, अगर गलत पेशेंट आपके पास एडमिट हो जाए, उसको सही जगह पे पहुंचाना कितना मुश्किल काम है ना, लेते ही नहीं है सर्जरी वाले। मैंने सर्जिकल यूनिट को कॉल किया, वो कहने क्या है, मैंने कहा कि भाई वो टेटनस लग रहा है और उसको गलती से ले लिया मेनिंजाइटिस समझ के। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं आके देख रहे। इतनी बदतमीज़। मैंने उनका फ़ोन बंद किया, मैंने MS को फ़ोन किया, रात को सोचा नहीं दिन का टाइम था, MS को मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि सर्जरी वाले जो हैं ऑन कॉल वो नहीं आ रहे हैं और ये टेटनस का केस है, आप मुझे बताएं। तो फिर थोड़ी देर बाद सर्जिकल यूनिट से मुझे कॉल आई है, क्या आपने शिकायत ही कर दी। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं। तो खैर 2 लोग आए, कौन है डॉक्टर ज़ेबा, कौन है डॉक्टर ज़ेबा, डांट पड़ी ना जब। तो उस वक्त हम लोग ने मतलब ये कि डायज़ेपैम ड्रिप में डाल के वो स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन आप देखें ना कि फिर वो लेके गए थे। तो यूँ मैंने टेटनस देखा है, और एक टेटनस मैंने देखा था वही जो मैंने आपको बताया कोमा केयर यूनिट में जो रिकवर कर रहा था, वो देखा है मैंने, और एक ये सुना मैंने। और इसके अलावा एक हमारे पड़ोसी थे, तो उनके साथ भी यही हुआ था। अल्लाह 7-8 साल हो गए उसको, मतलब उनके वूंड था पैर में, और वो जा रहे थे ड्रेसिंग करवा रहे थे किसी जनरल प्रैक्टिशनर से ना, लेकिन उसने नहीं लगाया टेटनस का टीका, और वो फिर वेंट पे भी गए थे, सब कुछ हुआ था, बट ही डाइड। तो मैं आपसे ये बता रही हूँ कि चाहे सर्जिकल केस हो चाहे कुछ हो, भाई देखेंगे तो आप ही ना, तभी तो आप एक्सक्लूड करेंगे, या जहाँ पे भी
उसको रेफ़र करना है आप करेंगे ना, तो प्लीज़ जितने भी डायबिटिक फुट है ना उनको तो आप सब टेटनस टॉक्साइड लगवा दिया करें फ़ौरन, ठीक है। और वूंड केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह क्लीन और एनवायरनमेंट में वो होना चाहिए डिलीवरी। वही औरतें मतलब हमारे मुल्क में क्या हो रहा होता है ना, कितनी कम औरतें तो हॉस्पिटल आ रही होती हैं, तो कैसे हो रहा होता है वो अम्ब्लाइकल स्टम्प कैसा होता है, न्यूनेटल टेटनस, वो खुदाया। तो ये सब चीज़ें ज़रूर याद रखें, उसको मुझे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।